नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो है हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे, इतिहास देख रहे थे, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे थे। आज जो है इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, वहाँ से जो है मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है, जिसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चन का कंटेंट देंगे जो अभी तक के जितने भी परीक्षा हुए हैं सभी परीक्षाओं में केवल यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले और सारे वीडियो को आप बेहतर तरीक़ा से देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। बिहार बोर्ड नज़दीक आ गया है, इसी के वजह से जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको कराया जा रहा है। तो शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और यहीं से हम ऑब्जेक्टिव जो है आपको करा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। क्वेश्चन पहला है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। ऑप्शन पहला है कि एशिया महादेश में आते हैं, दूसरा है बी ऑप्शन अमेरिका में, सी है यूरोप में और डी है पश्चिम एशिया में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो यूरोप महादेश है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पे हम टिक कर दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्बोनरी, बी कह रहा है लाल सेना, सी कह रहा है हेटेरिया, डी कह रहा है डायट। तो जो मेजनी का संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था, जो कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक में ही दिया गया है। तो हम कार्बोनरी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब देखते हैं सीधे 3 नंबर क्वेश्चन। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें का जितना भी क्वेश्चन है कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है किसान था, बी है नाविक था, सी है व्यापारी था और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन है। तो जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था, तो नाविक जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर ऑप्शन को टिक कर दे रहे हैं। अब हम लोग का है 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए नंबर ऑप्शन है बिस्मार्क, बी नंबर है लुई 18वां, सी नंबर है नेपोलियन तृतीय और डी नंबर ऑप्शन जो है नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पर हम देख देंगे कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसको डी नंबर पे हम टिक कर देंगे। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ध्यान से सुन लेंगे क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। पहला है राज्य मंत्री यानी कि ए नंबर ऑप्शन है राज्य मंत्री, बी है सेनापति, सी है प्रधानमंत्री और डी है जमींदार। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। सी के साथ चला जाएगा ऑप्शन, सी पे हम टिक कर दे रहे हैं। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखेंगे, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जालवेरिन किसकी संस्था थी। जालवेरिन जो है किसकी संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, पूछ रहा है किसकी संस्था थी। पहला है ए नंबर ऑप्शन है किसानों की, बी नंबर है पादरियों की, सी नंबर है व्यापारियों की और डी है नॉन यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन व्यापारियों की। तो जालवेरिन क्या थी,
एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की संस्था थी। तो सी नंबर ऑप्शन पर हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। अब हम देखेंगे सीधे 7 नंबर क्वेश्चन। जो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत बार परीक्षाओं में लगातार जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन है ए मेजनी, बी है हिटलर, सी है विलियम और डी है बिस्मार्क। ध्यान से देखेंगे, ए मेजनी, बी हिटलर, सी विलियम और डी जो है बिस्मार्क। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी को हम टिक कर दे रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? हालांकि सन जो है परीक्षा में बहुत कम ही आजकल देखने को मिल रहा है कि सन वाइज क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस पर आप ध्यान देंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, बी है 1870 ईस्वी, सी है 1866 ईस्वी और डी है 1871 ईस्वी। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो हुई थी आपका जो है 1871 ईस्वी में। तो आपके साथ ये डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, जो कि है 1871। अब देखेंगे सीधे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ध्यान से सुन लेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1829 ईस्वी में एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ये है जर्मनी, बी है रूस एवं तुर्की, सी है यूनान और डी है इंग्लैंड। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, ऑप्शन में केवल रूस भी आ सकता है और केवल तुर्की भी आ सकता है। तो रूस भी रहेगा तो भी सही रहेगा और केवल तुर्की भी रहेगा तो भी सही रहेगा। तो जो ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका सही आंसर हो जाए रूस एवं तुर्की। तो रूस भी हो सकता है ऑप्शन में और तुर्की भी हो सकता है। तो इन दोनों एक अकेले रह सकता है, दोनों एक साथ भी रह सकता है। तो जो है हम लोग रूस एवं तुर्की पर ही लगाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रूस एवं तुर्की। अगला है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है सेडान, बी है सेडेवा, सी है जर्मनी और डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन के साथ। तो जो 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका सेडान में। तो सेडान जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसलिए जो है सेडान पर हम टिक कर दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान, ए नंबर ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे के कुछ क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कि काबूर, बी है गैरीवाल्डी, सी है मेजनी और डी है मुसोलिनी। तो जो यंग इटली का संस्थापक था, ध्यान से सुनेंगे, वो था आपका मेजनी। यंग इटली का संस्थापक मेजनी था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन को हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ टिक कर दे रहे हैं। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 12 नंबर में। ऑप्शन देखेंगे कि ए नंबर कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट था, बी नंबर कह रहा है लुई 18वां था, सी कह रहा है अल्बर्ट और डी जो है मेटरनिक। तो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, कि जो है 12 नंबर में डी ऑप्शन हो जाए मेटरनिक, यानी कि वियना जो सम्मेलन था उसका अध्यक्ष मेटरनिक था। डी नंबर ऑप्शन पे यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान से सुनेंगे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1810 ईस्वी में, बी है
1815 ईस्वी में, सी है 1830 ईस्वी में और डी है 1845 ईस्वी में। तो जो कार्बोनरी का स्थापना हुआ था वो जो हुआ था 1830 ईस्वी में, जो कि सी नंबर ऑप्शन पे है। यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं, सी पे 1830 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी का स्थापना। अब क्वेश्चन कर रहा है 14 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें का जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मेटरनिक कौन था? ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बी कह रहा है रूस का जार था, सी कह रहा है कि ए और बी दोनों था और डी कह रहा है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मेटरनिक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से कि कह रहा है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेडान का जो युद्ध था वो किसके बीच हुआ था, किस किस देश के बीच हुआ था। तो कह रहा है कि ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, बी कह रहा है कि प्रसा और डेनमार्क के बीच हुआ था, सी कह रहा है कि प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, डी कह रहा है इटली और रोम के साथ हुआ था। तो जो सेडान का युद्ध था वो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो है फ्रांस, प्रसा और फ्रांस है, प्रसा और फ्रांस के बीच ये युद्ध हुए थे सेडान का। तो प्रसा और सी नंबर ऑप्शन पे हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जो जर्मनी का एकीकरण का कार्य था, काम था, ये कब पूरा हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1869 ईस्वी में, बी कह रहा है 1866 ईस्वी में, डी कह रहा है 1870 ईस्वी में और डी कह रहा है कि 1871 ईस्वी में। यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी कह रहा है 1871 ईस्वी में। तो जो जर्मनी का एकीकरण एकीकरण का काम कब पूरा हुआ था वो था ऑप्शन 1871 ईस्वी, जो कि डी ऑप्शन में है। तो हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं 1871 ईस्वी में। अगला है कि 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि नेपोलियन में कुल कितने कोड थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन ऑप्शन दे रहा है कि 3, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 7। तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन में कोड की संख्या थी 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस ऑप्शन को याद रखेंगे कि नेपोलियन में कुल कितने कोड थे। तो इसमें जो थे 5 कोड थे, तो बी नंबर ऑप्शन में है। यहाँ पे हम टिक कर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर। अब देखेंगे सीधे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था। ऑप्शन कह रहा है कि इंग्लैंड था, बी कह रहा है प्रसा था, सी कह रहा है ऑस्ट्रिया था, डी कह रहा है रूस था। तो जो जर्मनी के एकीकरण का जो विरोध कर रहा था वो ऑस्ट्रिया था। तो ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रिया दिया गया है, तो हम सी पर टच कर देंगे, टिक कर देंगे। यही जो है हम लोग का सही आंसर है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी आप याद रखेंगे कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 1688 ईस्वी में, 1788 में, 1707 ईस्वी में और डी कह रहा है 1807 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1807 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 1807 ईस्वी में, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम डी नंबर ऑप्शन पे टिक कर दे रहे हैं। आज का क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है कि वियना जो सम्मेलन था कब हुआ था। वियना जो सम्मेलन था ये कब हुआ था। 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, सी कह रहा है 1848 ईस्वी में और डी जो ऑप्शन है यहाँ पर डी कर दे रहे हैं, डी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 1850 ईस्वी में। तो जो वियना सम्मेलन था, वो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन जो था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए में ही पहले ही देख लीजिए, यहाँ पे ए में ऑप्शन में है, तो इसी को हम लोग टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज ये था हम लोग का जो पहला पार्ट था यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का, इतिहास का जो पहला चैप्टर था उसके ऑब्जेक्टिव टाइप। इससे अधिक अभी तक परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे
उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कराया है। जाते जाते जो लोग हमारे चैनल से नए हैं या फिर जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट डे जो है आपके लिए अगले चैप्टर का वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।